हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के अर्थशास्त्र विषय अंतर्गत बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न मैट्रिक परीक्षा 2025 में बहुत उपयोगी साबित होंगे। ये सभी प्रश्न जो है विद्यार्थियों के लिए उनके मार्क्स में, उनके विषय के अंक में बढ़ोतरी के लिए बहुत सहायक साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न किस प्रकार का है। प्रथम प्रश्न है भूमि का पारिश्रमिक है। भूमि का पारिश्रमिक है। क्या है भूमि का पारिश्रमिक? सो देखिए, लगान, ब्याज, वेतन, लाभ। अब हम लोग इस प्रश्न को आप लोग देखिए, टच कीजिए, इसमें सही कौन है। हम लोग जान चुके हैं कि भूमि के लिए जो होता है वो हम बताएंगे, आप लोग चुनिए इसका पारिश्रमिक क्या होता है। पूंजी के लिए होता है, आपको पूंजी के लिए होता है ब्याज। पूंजी का होता है ब्याज। वेतन जो होता है श्रम का होता है। ये जो होता है लाभ, जो होता है किसका होता है? लाभ मालिक का होता है। जो उद्योग लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका लाभ होता है, बिजनेस का होता है। तो भूमि का क्या होता है? लगान होता है। भूमि का क्या होता है? लगान होता है। जिसने भी ऑप्शंस ए लगाए हैं उनका सही होगा, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को जन्म देती है, किसने कहा था? लगाइए, गरीबी को जन्म देता है। प्रोफेसर पिग्गू का कथन है, मार्शल का कथन है, रैगनर नर्क्स का कथन है, जॉन माउंड का कथन है। देखिए, यह कथन जो है जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है, रैगनर नर्क्स ने ही कहा था, गरीबी को जन्म देती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विकसित राज्यों में ऊंची होती है। क्या होती है ऊंची? विकसित राज्यों में ऊंची होती है। क्या होती है? सो देखिए, ऑप्शंस है पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय, सेवाओं का मूल्य, उपयुक्त तीनों। विकसित राज्यों में आपको क्या होता है? चुनिए आप लोग, सबसे ऊंची क्या होती है विकसित राज्यों में? विकसित राज्यों में जो होता है प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, यानी अर्थात आंसर जो होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आपको वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है और सेवाओं का मूल्य भी शामिल होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस ए जो दिया है, इसमें कुछ फॉल्ट लगता है। यहाँ पे होना चाहिए फाइनल वस्तु, अंतिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतिम वस्तुओं का मूल्य होना चाहिए। यहाँ पे अंतिम लग जाता तो ये करेक्ट होता, और सेवाओं का मूल्य तो होता ही है। यहाँ पे अंतिम लगा दिया जाए ये हो जाएगा, तो अर्थात इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे अंतिम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? अंतिम वस्तु का नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा? सिर्फ सेवाओं का मूल्य ही यहाँ पे आंसर होगा। क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ सेवाओं का मूल्य भी आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे अंतिम रहता तो ए और बी दोनों रहता, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, यानी अर्थात जो टोटल उत्पादन होता है और उस पर जो खर्च किया गया होता है, क्या कहलाता है? शुद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध उत्पादन हो जाएगा। क्या होगा? शुद्ध उत्पादन। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है इसका ऑप्शंस, उसको देख लेते हैं। ऑप्शंस में देखिए,
प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, कुल घरेलू उत्पाद कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, कुल में से अगर उसका खर्च घटा दिया जाता है तो शुद्ध, अभी जस्ट बोले हैं, शुद्ध प्राप्त होता है। अर्थात जिसने भी डी ऑप्शन का चुनाव किया है उनका आंसर सही है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। अब राष्ट्रीय आय किसका समतुल्य होता है उसको देखिए। उपभोग व्यय एवं विनियोग व्यय के योग, उपभोग व्यय तथा विनियोग का गुणनफल, उपभोग व्यय एवं विनियोग के अंतर के, उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के भाग के। अब देखिए इसमें कौन सा सही है, चुनिए आप लोग। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है, उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, जो खाने पर खर्च हुआ सो और जो निवेश किया गया वो, ठीक है। ये दोनों को अगर ये कर देंगे तो हमारा उपभोग व्यय हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है y बराबर जो होता है c प्लस आई होता है। इसका जो ये सूत्र जो दिए थे प्रोफेसर केन्स ने दिया था। किसने दिया था, प्रोफेसर केन्स ने दिया था। प्रोफेसर केन्स ने कहा जो राष्ट्रीय आय होता है c प्लस आई के बराबर होता है। c का मतलब हुआ कंजम्पशन, क्या हुआ, कंजम्पशन। c का मतलब होता है कंजम्पशन और y का मतलब होता है नेशनल इनकम। y का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। y का मतलब होता है नेशनल इनकम। I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अर्थात कहने का मतलब केन्स जो पूरा जो समीकरण दिया c बराबर y बराबर c प्लस आई, y बराबर c प्लस आई, y बराबर c प्लस आई। नेशनल इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, यानी उपभोग व्यय उसी को इंडिकेट करता है और इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग। ये दोनों को योग कर देंगे तो हमको क्या होगा, y प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी ए ऑप्शन को चुना है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, फिर नेशनल इनकम क्या आ गया है, क्या क्या है, केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपयुक्त तीनों। अब देखिए धारणा कह रहा है यहाँ पे, जैसे ही धारणा की बात आ जाएगा तो इन सब धारणा का उपयोग किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का भी, सकल घरेलू उत्पाद कहने का मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं, सकल मतलब सब, यानी पूर्ण ग्रॉस, यानी जीडीपी, इसी को क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी सकल GND है, अब GNP, NNP। अब ध्यान दीजिए ये तीनों जो है आपको राष्ट्रीय आय की धारणा में उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा आपको GDP, ये हो जाएगा NNP, ये हो जाएगा आपको GNP। तीनों जो है इसमें इंक्लूड होता है। जिन्होंने ये आपको ऑप्शन डी का चुनाव किया है उनका आंसर सही है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान का वर्ष था। देखिए सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब लगाया था, चुनाव कीजिए, 1869, 1867, 1868, 1968। दादा भाई नौरोजी ने लगाया था कि अपना देश का जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपया,
प्रति व्यक्ति आय है। कब लगाया था? देखिए, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और वह समय था जिसने भी ऑप्शन सी का चुनाव किया है उनका आंसर सही है और सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। कितना था अनुमानित प्रति व्यक्ति आय? जस्ट अभी बताया था 20 रुपये। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। देखिए ऑप्शंस आ गया होगा, 121 रुपये, 21 रुपये, 120 रुपये, 20 रुपये। तो जस्ट अभी बताया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 रुपये होगा। यानी जिसने भी 20 रुपये लगाए हैं उनका आंसर सही होगा, अर्थात डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना किस किस विधि से किया जाता है, वो विधि की यहाँ पे चर्चा किया है। ऑप्शंस है आपको, व्यवसाय की गणना विधि, आपको है व्यवसाय की गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय का गणना जो होता है इन सब विधि से किया जाता है। व्यवसायिक गणना विधि से भी किया जाता है, उत्पादन गणना विधि से भी किया जाता है, मूल्य योग विधि से भी किया जाता है, अर्थात डी इज़ द करेक्ट आंसर। जिसने भी डी ऑप्शंस का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल जो किया जाता है आपको आय कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। यानी वैसा कर जो व्यक्ति से डायरेक्ट ले लिया जाता है, दूसरे से नहीं लिया जाता है। जो जिस वस्तु का उपभोग करता है उससे डायरेक्ट ले लिया जाता है, उसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष कर जो होता है आदमी का जो इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, जिन्होंने भी ऑप्शन ए का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। ये उत्पाद कर और बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। अब ध्यान दीजिए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 जो है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यानी 1868, 1968, 1878, 1998। जस्ट अभी इस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? 1868 में सबसे पहले क्या किया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इसी में क्या कहा था? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय था। कब? 1868 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, यानी जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था उसका जो सबका अगर निकाल लिया जाए तो उसका औसत कितना रहा है विकास दर, वार्षिक विकास दर औसत कितना रहा है? 3.5%, 4.2%, 6.5%, 7%। जल्दी से सही ऑप्शन का चुनाव करें, सही ऑप्शन का चुनाव करें। देखिए, जिसने भी आपको आंसर बी, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 4.2%। योजनावकाश में भारत का औसत वार्षिक दर कितना था? 4.2%। नेक्स्ट, जिन्होंने भी बी आंसर लगाया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखें। अब देखते हैं कि प्रथम विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको फॉल्ट लग रहा है, इस क्वेश्चन को स्किप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? नालंदा, रोहतास, सिवान, शिवहर। आप लोग लगाइए सही आंसर कौन होगा, इसको आप लोग चुनाव कीजिए। इसके जिन्होंने सही ऑप्शन शिवहर चुना है, शिवहर इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ध्यान से देखिए, कृषि का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर का चुनाव करें।
देखिए बिहार जो है से क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन यहाँ कहता है इसके आय में, बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान, यहाँ पे ध्यान दीजिए, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इसमें कौन होगा। देखिए बिहार का अधिकांशतः आदमी कहाँ जाते हैं, बाहर कमाने के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कर्नाटका, बंगाल जाते हैं, इन सारे जाते हैं, यानी यहाँ का व्यक्ति जो ज़्यादा सेवा करते हैं, तो बिहार के आय में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी सी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है। सहज मतलब अच्छा है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है। चुनाव कीजिए उपयुक्त तीनों। कौन होगा इसका आंसर, इसका चुनाव कीजिए, अच्छी तरह से चुनाव कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी का चुनाव किया है उनका आंसर सही है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय आय का अर्थ का मतलब क्या रह गया। देखिए राष्ट्रीय आय का जब आकलन किया जाता है तो साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय की गणना की जाती है, सबको जोड़ करके ही उत्पादन के साधनों की राष्ट्रीय आय को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी डी लगाया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा। आप लोग सही आंसर का चुनाव करें, सही आंसर का चुनाव करें। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है गोवा राज्य का है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष का पीरियड क्या है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। करेक्ट आंसर का चुनाव करें, सही आंसर का आप लोग चुनाव करें। देखिए जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उनका आंसर सही होगा, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, क्या है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन आता है, सब जानते हैं कृषि आता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का अंग क्या है, कृषि है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वाई बराबर सी प्लस आई फॉर्मूले को बताया था, किसने बताया था। जस्ट अभी हमने बताया था वाई प्लस ये बताया था y बराबर सी प्लस आई, अभी बताया था ना, किसने बताया था, केन्स ने बताया था। किसने बताया था, केन्स, यानी प्रोफेसर केन्स, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी ए का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। चुनाव कीजिए, सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग, कौन होगा। देखिए भारत में जो होता है राष्ट्रीय आय की गणना करता है आपको CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान दीजिए ये जो है सब NSO में जा करके, NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस में जा करके इंक्लूड हो गया है, शामिल हो गया है। ये CSO जो है NSO में जा करके क्या हुआ है, इंक्लूड हो गया है, उसी में जा करके मिल गया है। तो इसका ऑप्शन ए होगा आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। जस्ट हमने बताया सर कौन था जो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय निकाला था 1800 कब 1868 ईस्वी में। वो कौन व्यक्ति थे, ध्यान दीजिए,
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। जस्ट हमने उसी समय बताया था इसे पिछले क्वेश्चन में, दादा भाई नौरोजी ने ही भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखते हैं। ये सन 8 से 9 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति आय व्यक्ति आय कितनी है। ये 2008-9 में कितना था? 22,553, 25,494, 6,610, 54,850। सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग, क्या होगा? देखिए चुनिए। देखिए जिसने भी ऑप्शन बी का चुनाव किया है 25,494, उनका आंसर सही होगा। जब 25,494 जो था 2008 से 9 में व्यक्ति का आय था, कहाँ? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। श्रम का पारिश्रमिक है, श्रम का पारिश्रमिक है, इसको देखिए ध्यान से, किसका? यानी श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है, हम बताया था इसे पिछले क्वेश्चन में। लगान किसका हुआ? लगान तो भूमि का होता है। लगान किसका हुआ? भूमि का। आपको ब्याज किसका होता है? ब्याज होता है पूंजी का। ब्याज किसका होता है? पूंजी का। श्रम, लगान, ब्याज। अब बताइए, श्रम, लगान, ब्याज, तो श्रम किसका होता है? मजदूरी। किसका होता है? मजदूरी। जो श्रम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा। तो मजदूरी ऑप्शंस होगा, वो सही होगा इसका। देख लेते हैं ऑप्शंस डी इज द करेक्ट आंसर। श्रम का जो यानी उसका जो होगा मजदूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? देखिए ध्यान से, कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान, उपयुक्त सभी। देखिए स्वतंत्रता से पहले मारिए, क्या होगा इसका आंसर? देखिए जिन्होंने भी ऑप्शंस डी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले भारत जो था कृषि प्रधान भी था, व्यवसाय प्रधान था, अंग्रेज था व्यवसायिक करता था, उद्योग करता था अंग्रेज था, यानी क्योंकि शोषण करता था, इसलिए तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होगा, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान ने, उपयुक्त तीनों ने। हम सभी जानते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने किया था? अंग्रेज ने किया था। किस पर? भारत में। हम लोगों के बीच क्या किया? फूट डाला और राज करना उन्होंने नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्या क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। लगाइए सही आंसर, चुनिए सही आंसर कौन सा है। ध्यान दीजिए, सबको समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राजकीय आय कहता है राज्य का आय होता है। राज्य के आय में क्या कह सकते हैं से सभी आदमी का जीवन स्तर ऊंचा है? हो सकता है कोई गरीब है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो जो गरीब है तो कैसे उसका जीवन स्तर होगा? राष्ट्रीय आय इसे भी कोई यानी ये पता नहीं, प्रति व्यक्ति आय, हाँ ये जो होगा आपको प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगा तो उसका जीवन स्तर भी ऊंच होगा। हर एक व्यक्ति के पास अगर इनकम होगा तो उसका रहन सहन का स्तर जो होगा सबसे अच्छा होगा, नहीं प्रभावित होगा। तो क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी सी का लगाया है उनका आंसर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सब जानते हैं। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होता है? विकसित अर्थव्यवस्था, ध्यान से, विकसित, अल्प विकसित, एक होता है विकासशील। क्या होता है? विकासशील। ये 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। यानी बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का राजधानी जो है पटना,
इसको देख लीजिए। आपको ऑप्शंस है पटना, गया। नेक्स्ट ऑप्शंस है आपको, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट ऑप्शंस है शिवहर, नालंदा। शिवहर और नालंदा। देखिए राजधानी है, ये आंसर भी यही है, पटना। पटना के पास ज़्यादा है व्यक्तिगत आय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? सहायक है या विरोधी है? पूरक मतलब सहायक, प्रतिरोधी मतलब विरोधी, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, एक घटता है तो एक बढ़ता है। अब तीनों में क्या है? समानुपाती मतलब समानुपात में वो बढ़ता और घटता है। तो ध्यान दीजिए, आर्थिक और मौद्रिक विकास दर जो है एक दूसरे के क्या है? चुनिए, सही आंसर चुनिए। जिन्होंने भी ऑप्शंस पूरक मारा है वो क्या है? उनका आंसर सही है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में क्या है, संबंध है? क्या अंतर है दोनों में? अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर भी नहीं, कभी अंतर भी और नहीं भी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? सही आंसर का चुनाव करें। आप लोग देखिए, इसका सही आंसर होगा कि अगर साहित्य के दृष्टि से देखा जाए, साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा? इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर साहित्य की दृष्टि को छोड़ दिया जाए तो इसको समझ लीजिए कि विकास जो होता है, विकास जो होता है इसमें क्या होता है? दो बातें होता है। एक गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। परिमाणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों आ जाते हैं विकास के अंतर्गत। बल्कि अगर वृद्धि को देखा जाए, अगर वृद्धि की बात किया जाए तो इसमें क्या आता है? केवल परिमाणात्मक आता है, परिमाणात्मक परिवर्तन ही आता है, जो मात्रात्मक रूप से आता है, परिणाम जिसका होता है वृद्धि में। लेकिन विकास में क्या होता है? गुण और परिणाम, परिमाण जो है दोनों आता है, इसलिए दोनों में अंतर है। लेकिन यहाँ कहता है साहित्य की दृष्टि से, तो साहित्य की दृष्टि से इसमें कोई अंतर नहीं। यानी जिन्होंने बी का आंसर चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया है, पोषण किया है, शोषण किया है, इनमें ए और सी दोनों। अब इसको समझिए, अंग्रेजों ने क्या किया? भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ठेस पहुंचाया, दोहन किया। पोषण का मतलब क्या? रक्षा करना होता है, ये होगा। अंग्रेज पोषण किया था, रक्षा किया था हमारी अर्थव्यवस्था को? नहीं किया था। अंग्रेज जो है हमारी अर्थव्यवस्था को क्या किया था? पोषण नहीं किया था, शोषण किया था, दोहन किया था, ये नहीं किया था, पोषण नहीं किया था। तो क्या हुआ? ए और सी, यानी दोहन भी किया और शोषण भी किया, पोषण तो किया ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ए और सी, दोहन किया और शोषण किया। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को दोहन और शोषण दोनों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसा रहा है? बढ़ता गया, स्थिर है, घटता गया, ए और बी दोनों। सही आंसर का चुनाव कीजिए आप लोग। सही आंसर क्या क्या है उसको देखिए। आज़ादी के बाद जो कृषि क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र जिसको कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसा रहा है? घटता गया है। यानी भले ही उत्पादकता में वृद्धि हो, लेकिन अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय आय में इसका योगदान जो है क्या हुआ है? घटता गया है। कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान घटता गया है प्रतिशत के रूप में। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी इसका आंसर जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी सी मारा है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। आय जो है एक प्रकार का क्या है? पारिश्रमिक है, काम करने के बदले जो मिलता है। तो उस किसका है? मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उपयुक्त तीनों।
कौन कौन से कार्य होते हैं? मानसिक कार्य भी होते हैं, शारीरिक कार्य भी होते हैं, बौद्धिक कार्य भी होते हैं। यानी तीनों को क्या होता है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले में जो हमको मिलेगा वो भी पारिश्रमिक है। शरीर से अगर कोई कुदाल हल जोत रहा है तो उसको भी मिलेगा जो मिलेगा। मानसिक रूप से जो दिमाग लगा करके काम करता है उनको भी जो पारिश्रमिक मिलेगा वो क्या होता है, जो सब कार्य ही हमें मिलता है। यानी तीनों, इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त तीनों, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? हमने बताया है सबका पारिश्रमिक क्या क्या होता है। यानी मजदूरी होता है, श्रम का, भूमि का लगान होता है, पूंजी का ब्याज होता है। देखिए ब्याज ऑप्शन होगा तो ब्याज ही होगा। इससे पूंजी का क्या होगा? पूंजी का जो पारिश्रमिक होगा ब्याज होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास क्या है? वैसे विकास, ध्यान दीजिए, सतत विकास का मतलब एकदम विकास होते जा रहा है धीरे 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 धीरे। और वैसे विकास जो क्या सबके लिए विकास हो, अपने संतान के भविष्य के लिए भी विकास हो, वैसे को ही सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन है अपने तथा आने वाली संतति का, केवल अपना, दूसरों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो देखिए सतत विकास का मतलब होता है आने वाला जो मेरा भविष्य है, अपने तथा अपने आने वाली संतति के लिए ही सतत विकास होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए आंसर का आंसर मारा है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट वर्क है। तो आज तक इतना ही रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का जो अर्थव्यवस्था से ही संबंधित होगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुआ है, इस वीडियो को लाइक करें। और आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल का विकास हो। धन्यवाद।